बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज जो मामलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ, सबसे पहले हर रोज़ की तरह आपका शुक्रिया, आप सबकी मोहब्बतें मिल रही हैं। जो आज सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ डेवलपमेंट्स रखना चाहूँगा। एक तो फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से जो फैसला तो हो गया था, अब उसके ऊपर रिव्यू पिटीशन यानी नज़रसानी दरख्वास्तें थी। हुआ क्या आज अदालत के अंदर और हो क्या रहा है, ज़रा ये भी आपको बताऊँगा। मुश्किलें बढ़ गई इमरान खान साहब के लिए। मैंने पहले भी आपको कहा था कि जैसे ही वो यहाँ पर आएंगे अटक जेल से अडयाला में, तो मामला थोड़े स्पीड अप भी हो जाएंगे। स्पीड अप कैसे होना शुरू हुआ है आज आपको बता देंगे। चलान जो सबमिट किया गया उस चलान के अंदर है क्या, मैं हैरान हो गया कि उन केसेस के अंदर जो 9 मई से रिलेटेड रखते हैं, कैसे इमरान खान साहब के खिलाफ टेक्निकल एविडेंस और क्या क्या चीज़ें आपके सामने, वो भी रखूँगा। ये भी आपके सामने रखना चाहूँगा कि मैंने कुछ दिन पहले आपको कहा था कि जो लोग नहीं पकड़े गए उन लोगों को पकड़ा जाएगा या उनके गिर्द घेरा तंग होगा, लेकिन वो सिर्फ वक्त की बात है। वो वक्त कैसे आया और क्या क्या साथ साथ हो रहा है वो आपको मैं ज़रा बताऊंगा थोड़ी देर में। मियां नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन नैब ने अपने केसेस जो पुराने केसेस थे उनके खिलाफ, एक तो वो हैं जिनमें 2 में उनको सज़ा हो रखी है, लेकिन उसके अलावा नैब ने 3 केसेस हैं। एक चौधरी शुगर मिल के कोई शेयर का केस है जिसके अंदर मरीम नवाज शरीफ साहिबा को भी एक उनकी बेल पर है, वो मामला है। उसके अलावा एक इलीगल अलॉटमेंट वाला केस है, इसी तरह की कोई लैंड एक्विजिशन का केस है। कोई 3 के करीब केसेस उन्होंने बना रखे हैं। किस हद तक मुमकिन है, और एक तोशा खाना का मामला भी है, वो खैर अब जिस तरह से चलेगा वो नैब के सामने है, तो नैब उसके ऊपर अभी क्या इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, वो कुछ डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। ये मामलात हो रहे हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर। अब सबसे पहले आज क्योंकि बड़ी खबर थी फैज़ाबाद केस के हवाले से, आपके सामने वो भी कुछ डिटेल्स में रखना चाहूँगा। 1-2 चीज़ें जो सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, ये तो खैर आपको पता चल गया कि बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। चलान के अंदर क्या है, जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 11 केसेस हैं 9 मई से रिलेटेड, और वो केसेस उनके इर्द गिर्द उनमें मवाद क्या है। देखिए, उनमें एक तो टेक्निकल एविडेंस मौजूद है। टेक्निकल एविडेंस है कि कौन सी चीज़ किसको किससे जोड़ रही है, लेकिन ताज्जुब की बात ये हो रही है कि ये फौजदारी मुकदमा है, इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत के अंदर ये चल रहा है। इमरान खान साहब को जो पुलिस है और जो JIT बनी, फिर JIT ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस और तमाम जो प्रोसिक्यूट करने वाले इदारे हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को एज प्राइम एक्यूज्ड यानी मरकज़ी गुनाहगार जो है या मरकज़ी जो जिस पर इल्ज़ाम है वो बनाया है, या प्राइम एक्यूज्ड बनाया है। और उनके साथ फिर उनमें और लोग भी शामिल हैं। उसके अंदर आपको डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का नाम बार बार नज़र आएगा, उसमें आपको मियां महमूद रशीद साहब का नाम नज़र आएगा, उमर सरफराज चीमा साहब का नज़र आएगा, खदीजा शाह साहिबा को भी चलान के अंदर रखा गया है और कहा गया है कि ये भी प्राइम एक्यूज्ड है, और उसके साथ ये इनका दर्जा को एक्यूज्ड वाला होगा, और ये इन्होंने साथ ये सारा कुछ किया। अब पता नहीं खदीजा शाह साहिबा ने किस हद तक किया, किस हद तक नहीं किया, वो एविडेंस है अब, लेकिन कहा जाता है कि उनके खिलाफ भी हमारे पास मवाद मौजूद है और उन्होंने भी इसके अंदर हिस्सा डाला। अब ये एक सिर्फ मामला अगर आपको नजर आएगा ना, ये एक केस नहीं है, 11 केसेस हैं, और फिर ये मुख्तलिफ जगहों पर जो अटैक हुए उसके अंदर इमरान खान साहब को हर केस के अंदर एक्यूज रखा गया, प्राइम एक्यूज्ड। अब इसके अंदर जो अजीब एक बात थी कि एक केस के अंदर बेल होती है सनम जावेद की, लेकिन तमाम केसेस का जो चलान 11 के 11 केसेस हैं, उनमें अगर कहीं भी सनम जावेद का नाम आया है तो सनम जावेद के नाम के साथ उन्होंने लिखा है जी कि ये भी एक्यूज्ड में शामिल है, ये भी गुनाहगारों की लिस्ट में शामिल है जो कि इन्वेस्टिगेट की गई है उसके अंदर। अब उसका नतीजा ये निकलेगा कि फिर ये अब ट्रायल वाला मामला है, ट्रायल चलेगा, क्या होगा। ये तमाम लोग इस वक्त इनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जो कि जुडिशल रिमांड के ऊपर हैं। ट्रायल चलेगा तो ट्रायल के अंदर तो फिर एविडेंस भी देनी पड़ती है, मामलात भी होते हैं, लेकिन एक जो अभी बात सामने समझ नहीं आ रही वो इसलिए कि देखिए कुछ लोग तो ऑलरेडी चले गए थे मिलिट्री अदालतों के अंदर ट्रायल के चक्करों में, पहले ही हवालगी हो गई थी। क्या इन लोगों की हवालगी भी दोबारा वही प्रोसेस होगा कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के सामने जाएंगे, इनकी वो सारे आइडेंटिफिकेशन होगी, जो भी कुछ है, और इनकी तहवील भी क्या दे दी जाएगी मिलिट्री कोर्ट के लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। लिहाजा ये डेवलपमेंट बड़ी सिग्निफिकेंट है
क्योंकि ये वो वक्त है जिसमें फाइनली ये डिसीजन होगा अब कि क्या इन लोगों तमाम का ट्रायल क्या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में होना है या ये फौजी कोर्ट में जाएगा, यानी मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। याद रहे कि जो दो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई थी, दोनों में एक ही बात थी कि जी फौजी तनसीबात पर हमला किया गया, जिसने भी किया वो तो जी फिर मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मामला गया तो वहाँ पर अटॉर्नी जनरल ने कहा जी अंडरटेकिंग भी दी, सब कुछ दिया कि जी अभी ट्रायल नहीं वहाँ चलेगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला नहीं आएगा इजाज़त नहीं मिलेगी। लेकिन ये सिलसिला, ये डेवलपमेंट हुई है, लिहाजा सिग्निफिकेंट है, इसकी जो अहमियत है वो मैंने आपके सामने रख दी है। मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि लोगों के गिर्द ना, मैं कहीं गया तो मुझे उन्होंने बताया जी ये फलाना शख्स यहाँ पर है, एक समझे थ्रेडिंग हुई थी एक पूरे मैप के ऊपर कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, मतलब पता लग रहा था कि ये लोग कहाँ हैं और इन लोगों को वक्त आने पर हर एक को राउंड अप किया जाएगा। अब गुज़िश्ता रात एक ट्वीट की गई जिसमें उमर अयूब साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मरकज़ी रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं और वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, उन्होंने ट्वीट की कि फ़ारूक हबीब साहब, जिनको अभी 2 दिन पहले ही सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन का चार्ज भी दिया गया था, उनको एबडक्ट कर लिया गया है। अब वो लफ्ज़ एबडक्ट यानी अगवा कर लिया गया है, बेसिकली होता ही है जैसे उस्मान डार साहब कहाँ से कहाँ पर थे तो उनको वहाँ से राउंड अप किया गया। फ़ारूक हबीब साहब को भी ऐसे ही मेरे ख्याल में, ख्याल क्या जारी बात है, वो पता होता है कि क्या हो रहा है, तो फिर उनको भी अब तहवील में ले लिया गया है। उनके भी मामलात, क्योंकि वो भी मतलूब थे, इश्तारी थे कुछ मुकदमात के अंदर। अब जारी बात है इनमें से किसी लोग बंदे को भी लिया जाता है तो पुलिस के पास तो कोई वो नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ना रिसेंटली शेख रशीद साहब वाला तो लतीफ़ा हुआ ना कि पूरी पिंडी पुलिस से पूछ रहे हैं, कोई रिपोर्टर्स फ़ोन कर रहे हैं, जर्नलिस्ट फ़ोन कर रहे हैं, हाँ जी, वो कहते हैं अच्छा जी बताते हैं, चेक करते हैं। अच्छा इसमें इस्लामाबाद पुलिस गई थी साथ, पता नहीं कौन गया था, वो समझ नहीं आती कई दफ़ा, क्योंकि रियासत के साथ टकरे लेने वाला काम जो है उसमें तो फिर कोई समझ नहीं आती क्या हो रहा होता है। तो बहरहाल ये हालात थे। अब फ़ारूक हबीब साहब के साथ भी ये बदकिस्मती से हुआ है, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी वाला मामला करे। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे होते हैं कि भाई आप क्यों, मैं भाई हमदर्दियाँ नहीं कर रहा होता, मैं बेसिकली मुझे होता है कि अगर किसी के ऊपर मुश्किल वक्त आए तो बहसीयत एक इंसान, बहसीयत एक मुसलमान, मैं ज़रूर कहता हूँ कि अल्लाह हर एक की मुश्किल आसान करे। बाकी हाँ किसी ने गुनाह किया है, जुर्म किया है, तो वो फिर भरपाई तो फिर कानून के मुताबिक उसके साथ होगी। खुदा न खास्ता मैं किसी जुर्म का इर्तिकाब करता हूँ तो फिर मुझे भी कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी, लेकिन बहसीयत एक इंसान ज़रूर कहना चाहिए कि अल्लाह सबकी मुश्किल आसान करे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐसी डेवलपमेंट है जो कि आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि बिल्कुल तासुर जो दिया गया कि कोई नरमी और कोई गुंजाइश, वो एब्सोल्युटली नॉनसेंस है, नॉनसेंसिकल है, कुछ भी नहीं हो रहा, ना कोई चीज़ पीछे जा रही है। बल्कि मैं तो हैरान हूँ कि कुछ दिन पहले हमें बताया गया जी कि हम पता किया तो कि शायद कुछ ख़वातीन के लिए जो उसके अंदर थी उनके गुंजाइश, तो कहने के नहीं जी कोई गुंजाइश नहीं है, ये इनके खिलाफ एविडेंस मौजूद है और बड़ा सीधा सा मामला है कि कानून की खिलाफ वर्जी की गई है और सज़ा मिलेगी, कोई गुंजाइश नहीं है, माफियाँ देखी जाएंगी। ठीक हो गया जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। नैब ने वो अब एक वो और भी मामला है, वो जो जैसे चौधरी शुगर मिल वाला तो मैंने आपको बताया ही था, उसमें मरीम नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी क्योंकि फिर तरमीम हो गई थी, वो फिर बेल उन्होंने विड्रॉ कर ली नैब ने। मरीम नवाज शरीफ किसी भी केस के अंदर इस वक्त कन्विक्ट नहीं है, वो एलिजिबल हैं कि वो इंतखाब भी लड़ें, कोई ओहदा भी रख सकती हैं, उनके लिए मसला नहीं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नाअहली उनकी इसलिए है क्योंकि 2 मुकदमात में अभी तक उनकी कन्विक्शन है। ये जो 3 मुकदमात हैं ये इनकी नौयत फ़र्क है, इनमें ये पुराने केसेस हैं, और पुराने मतलब ये कि मतलब बहुत पुराने, ऐसा नहीं है कि उनके 2013 से 18 के दौर का कोई केस हो, पुराने केसेस है। हाँ जो चौधरी शुगर मिल वाला है वो भी शायद थोड़ा रिलेटिवली एक उसमें, लेकिन उसमें शेयर ट्रांसफ़र के ऊपर है कि वो मियाँ नवाज शरीफ ने क्या किया, उसी के अंदर मरीम नवाज शरीफ साहिबा को भी रखा हुआ है नैब ने। लेकिन अब इनके ऊपर कार्रवाई स्पीड में होगी या कम होगी ये आने वाले दिनों के अंदर आपको पता चल जाएगा, जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं कि उनकी साथ जो मामला है वो गुंजाइश वाला है या उस पर एक्सीलेटर पे पैर रखा गया है, और उससे आपको अंदाज़ा हालात का भी हो जाएगा। हाँ जो इम्पॉर्टेंट बात है और जो मैं आपको बताना भी चाहता हूँ वो ये कि देखिए ये केसेस इमरान खान प्राइम एक्यूज्ड सब कुछ, ये वो कुछ सर्विस की बात मैंने कुछ दिन पहले आपसे की थी गालिबन जुलाई के अंदर, और मैंने आपको बताया था कि अनरिपोर्टेड सर्वे है, सारी बात है उनकी उन तक मेरी रसाई थी, मैंने उन्हें देखा। अब गैलप पाकिस्तान का सर्वे आया है जो कि पब्लिश भी कर दिया गया है, उसके मुताबिक
इस वक्त पाकिस्तान में सबसे मकबूल तरीन लीडर या सियासी रहनुमा इमरान खान है। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि जो बात मैंने जुलाई में कही थी वो बात बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं विंडिकेट हुआ कि मेरा सोर्स भी दुरुस्त था और बिल्कुल बात दुरुस्त थी। जो बातें मैं बार बार कहता रहा हूँ इन व्लॉग्स के अंदर वो यही कि भाई इमरान खान की जमात पॉपुलर है, बाकी जमातों से ये फ़र्क है। लेकिन आपको मैं जब बार बार ये कहता हूँ तो मैं आपको सिर्फ ये साथ ज़रूर कहता हूँ कि आप अंदाज़ा लगाएं कि अपने पाँव पर कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मारी है इमरान खान ने, और जो उनके सियासी जमात के और लोग उनको प्रोवोक करने के चक्रों में थे और जो कभी कभी कहते थे जी फलाने के बाप से आज़ादी लेंगे और फलान है, ये है, वो है। अब उसका नतीजा ये निकला है कि बस पार्टी का कोई पता नहीं, पॉपुलैरिटी आप लोगों में देख लें कहाँ है। जो एक दिलचस्प बात है वो ये कि लोग कह रहे हैं, देखिए सर्वे किया जाता है, गैलप पाकिस्तान एक क्रेडिबल इदारा है, फ़ौज की पॉपुलैरिटी आज भी सबसे ज़्यादा है, तकरीबन 88% के ऊपर है। बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा जी आप बाहर जाएं तो लोग, देखिए आप पीटीआई के किसी बंदे से बाहर जाके पूछेंगे तो वो बुरा भला ही कहेगा फ़ौज को इस वक्त। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग ओवरऑल अगर आप लोगों का देखें तो एक सेंस ऑफ ओनरशिप फ़ौज के इदारे की पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है और अभी भी लोग मोहब्बत करते हैं अपनी फ़ौज से, कोई अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। लेकिन मैं तो मैं बहैसियत पाकिस्तानी मेरी एक लगाव है इसलिए उस इदारे से क्योंकि वो मुल्क के दिफा का सबसे प्राइम इदारा है। इसलिए मैं जिन लोगों से भी बात करता हूँ, हाँ कुछ मामला तो सियासी इन्वॉल्वमेंट और उस पर ज़रूर बात होती है और वो दुरुस्त बातें हैं जो लोग करते हैं, लेकिन जहाँ तक मुल्क क्रेडिबिलिटी की बात है, उस इदारे की ओनरशिप की बात है, उसके डिसिप्लिन की बात है, तो वो पाकिस्तान में लोग उसकी तारीफ़ करते हैं और इस सर्वे में भी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सबसे ज़्यादा अहमियत उस बात की है। तो ये तो खैर डेवलपमेंट है कि आप अंदाज़ा लगा लें कि तमाम तर मामलात के बावजूद आज भी लोगों में PTI का जो पॉपुलैरिटी है वो सबसे ज़्यादा है सर्वे सैंपल्स के मुताबिक। बाकी अल्लाह जानता है, बाकी PMLN वाले हमारे दोस्त वो नहीं मानते इस बात को, लेकिन हाँ ठीक है, उनकी दलील अगर देखा जाए तो वो और तरह से देते हैं कि जी किसी और को क्रश करके आप किसी और को हुकूमत में ले आएँ और फिर वो एक झूठा बयानिया बनाए और फिर वो पॉपुलर हो जाए तो फिर आप इसे क्या, ये फेयर बात है? देखिए वो बहुत लंबी बहस है उसमें, तो फिर ठीक है वो PTI वाले हमारे दोस्त कहेंगे कि नहीं भाई वो वाकई पॉपुलर हैं, लेकिन PMLN के लोग कहेंगे जी नहीं है। लेकिन आज की ग्राउंड रियलिटी ये है कि PTI पॉपुलर है, तो इसको हम इसी तरह लेते हैं। कम से कम जो बात मैंने कही थी अल्हम्दुलिल्लाह मैं विंडिकेट हुआ उसमें, क्योंकि जिस सर्वे तक मैंने रसाई हासिल की थी बदकिस्मती से वो पब्लिश नहीं हो सका था, लेकिन वो क्रेडिबल था। अब ज़रा आपके सामने मैं ये ले आता हूँ कि फैज़ाबाद धरना का जो मामला है वो केस हो गया था, आपको याद है उस वक्त डिसाइड हुआ, उसका फैसला आया, काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने वो फैसला तहरीर किया, उसके बाद उन्होंने बहुत रगड़ा भी खाया, उनको बहुत तकलीफ़ें भी हुई। अब मसला ये है, बड़ी दिलचस्प पार्ट हियरिंग ये हुई कि आज पहली हियरिंग थी नज़रसानी की दरखास्तों की। हर कोई कह रहा है जी हम नहीं परस्यू करना चाहते, हमें वापस कर दें, हम दरखास्त ही वापस ले रहे हैं, हम दरखास्त ही वापस ले रहे हैं। अदालत ने ये कहा, अब उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और अतर मन्नाल्लाह साहब मौजूद थे चीफ जस्टिस साहब के साथ, उन्होंने कहा जी पहली तो बात ये बताएं कि अगर आप वापस ले रहे हैं तो क्या ये बात तस्लीम होती है कि फिर आप अदालत का ये फैसला दुरुस्त था? क्योंकि हमें तो आपने रिव्यू पिटिशनों में कहा था कि भाई इसमें तो गलतियां भरी पड़ी हैं। आज साहब वापस PTI ने भी वापस ले लिया, उन्होंने भी कहा जी हमें वापस कर दें जी, हम नहीं करना चाहते। हालांकि PTI की तरफ से बैरिस्टर अली जफर साहब को ये बात बार बार पहले ये लोग करते थे कि जी वो हमारे 2014 के धरने का क्यों जिक्र कर दिया। भाई वो 2014 का धरना और पैट का धरना वो ज़हीरुल इस्लाम साहब जो उस वक्त ISI के सरबराह थे, उनकी मोहब्बत उनकी वजह से हुआ। इमरान खान साहब एक गवर्नमेंट टॉपल कराना चाहते थे, वो सब कुछ इसलिए किया गया। वो मुशर्रफ साहब का मामला शुरू हो गया था, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को सबक सिखाना था, वो सारा ड्रामाबाजी उस वक्त की गई। उसमें जल्दी पे तेल PMLN ने खुद डलवा दिया जब सारे मॉडल टाउन किया, और वो इन्होंने अपनी मैं समझता हूँ रौनत की वजह से किया, और जिस वजह से भी किया वो जल्दी पर तेल उन्होंने अपने लिए खुद डलवा लिया। लेकिन जो वो मकसद था वो ये था जी रियासत नहीं सियासत, सियासत नहीं रियासत बचाओ और फलान करो और ये करो, और वो जो 4 हल्के वो सब ड्रामाबाजी थी, वो कुछ भी नहीं था सिवाय इमरान खान साहब की एक साजिश के, जो कि उस वक्त उनको जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब की मदद से वो कर रहे थे। वो नहीं सक्सेसफुल हो सकी, वो अल्लाह को मंजूर नहीं था, लेकिन जारी बात है वो उसकी तो एविडेंस अब सबको मौजूद है। मैंने आपको बता दिया, मैं खुद एक जगह मिला था ज़हीरुल इस्लाम साहब को, और किसी मौके में मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी हमने माहौल बनाना होता है, वो बना दिया। तो उससे मुझे अंदाज़ा कि वो माहौल यही था कि भाई हमने तो स्टेट वो जो इस्लामाबाद अंडर सीज करवा दिया था, लेकिन ये इमरान खान और तारिक कादरी साहब वगैरह इतने बंदे इकट्ठे नहीं कर पाए थे जिससे कि वाकई गवर्नमेंट टॉपल हो जाती और एक किस्म का मुल्क में इंतशार आ जाता। लेकिन मैं कहता हूँ यार काश हमें एहसास होता कि इन बातों की वजह से हमारा मुल्क कितना कमज़ोर हुआ है। बहरहाल अल्लाह हिदायत दे सबको।
काजी फैसल साहब, आप हर एक से पूछ रहे हैं अच्छा जी आप वापस ले रहे हैं, तो ज़रा पहले वजूहत बताएं ना, वापस क्यों ले रहे हैं। आपको बताना पड़ेगा कि आप वापस क्यों ले रहे हैं। अब 1 नवंबर डेट है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है अगर ये फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो मुमकिन है सानिया जड़ा वाला जैसे वाक़यात ना होते, मॉब जस्टिस ऐसे ना होती, रियासत को मफलूज करने वाला काम ना होता। मैं हमेशा से इन धरनों के खिलाफ हूँ, मैं बार बार खुद भी कहता रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान साहब की हुकूमत में लेके गए तो मैं बार बार बोलता रहा, बाज़े बुलंद बोलता रहा कि भाई रियासत को मफलूज करने का इख्तियार किसी जत्थे, किसी सियासी जमात के पास नहीं होना चाहिए कि आप 50,000 बंदा लेके इस्लामाबाद चले जाएं और हैंडीकैप कर दें पूरे मुल्क को, पूरी रियासत को, बिल्कुल भी नहीं। अगर वाकई जत्था साजी के खिलाफ ये फैसला अमल दरामद होता तो फिर सानिया 9 मई भी ना होता, बिल्कुल ना होता, किसी की जुर्रत ही ना होती। काश हम अपनी गलतियों से सीख पाते, लेकिन नहीं सीखा। चले अब अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हम सब हमारी कोई काम दुरुस्त हो जाए। बहरहाल ये आज की डेवलपमेंट्स थी, अब तक की इंशाल्लाह रात को आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।